आज की ऐसी दुखद खबर से, जिसे सुनने के बाद न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि महाराष्ट्र सहित देश के अनेक हिस्सों में शोक की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। पवार बुधवार सुबह मुंबई से बारामती के लिए विशेष विमान से रवाना हुए थे, लेकिन लैंडिंग के पहले तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से यह हादसा हो गया है। हालांकि इसकी जांच अभी चल रही है। इसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 पायलट, 1 क्रू मेंबर और पीएसओ शामिल है। इसकी जो एक फीमेल पायलट हैं, शांभवी पाठक, वो ग्वालियर की रहने वाली हैं और आज सुबह 6:30 बजे उन्होंने रवानगी के पहले उनकी दादी, जो ग्वालियर में रहती हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग संदेश भी भेजा है। बताया जा रहा है कि क्रैश से पहले प्लेन के जो मुख्य पायलट थे, सुमित कपूर ने मेडे कॉल नहीं किया था। मेडे कॉल वो होता है जो आपात स्थिति में मदद की दरकार के साथ किया जाता है, उसे मेडे कॉल कहा जाता है। लेकिन उनके साथ मौजूद ग्वालियर की रहने वाली कैप्टन शांभवी पाठक के आखिरी शब्द थे, ओ शिट, ओ शिट। यह अंग्रेजी का लफ्ज़ था जो आमतौर पर किसी विपत्ति और संकट के समय अपनी भावना व्यक्त करता है। जिस विमान में यह हादसा हुआ वो लियर जेट 45 विमान था और इसे VSR वेंचर्स ऑपरेट कर रहा था। इससे पहले 2023 में भी लियर जेट 45 मुंबई एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। घटना की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। चाचा शरद पवार ने कहा, ये एक हादसा है, इसमें किसी को भी षड्यंत्र नहीं ढूंढना चाहिए और न ही इस पर राजनीति होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर सवाल उठाए और इसे षड्यंत्र करार दिया। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शरद पवार ने खुद माना है कि ये साजिश नहीं, हादसा है। शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस हादसे के बाद जो सवाल सामने आए हैं कि आखिर क्या वजह थी कि ये विमान क्रैश हुआ। पहला सवाल, अचानक लैंडिंग, यानी जब आप उतर रहे हैं तो वो फेल क्यों हो गई? और ये एक बार लैंडिंग में फेल होने के बाद दोबारा फिर हवा में ऊपर उठा और दूसरी बार इसने फिर रनवे की तरफ रुख किया, तो दूसरी बार में भी ये लैंडिंग क्यों नहीं कर पाया और क्यों रनवे के पास जो खेत थे वहाँ क्रैश लैंडिंग हुई, जिसमें विमान आग की लपटों से घिर गया और सभी 5 क्रू मेंबर्स, जो अजीत पवार जी के साथ जो बाकी 5 लोग थे, एक पीएसओ, 2 पायलट्स और एक क्रू मेंबर, सभी की डेथ हो गई। अचानक विजिबिलिटी, दृश्यता कैसे कम हो गई? कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश क्यों की गई? और अगर विजिबिलिटी यानी दृश्यता जो वहाँ पर पायलट को नज़र आ रहा था कोहरे या धुंध की वजह से, तो फिर सीसीटीवी क्यों इतना साफ नज़र आया है? क्या कोई तकनीकी खराबी हुई है? विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है या उस मिल भी गया होगा? असली कहानी ब्लैक बॉक्स जो विमान का होता है उसी से ये चीज़ चलेगी, पता चलेगी। हादसे की जगह पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी है और कई विमान उन्होंने यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होते देखे हैं। तो एक सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसी जगह थी जो एक फॉल्टी एरिया था वहाँ,
जहां विमान के पायलट को रनवे को देखने में दिक्कत होती थी। आपको ये भी बताते हैं कि उस जगह ऐसा क्या है जहां अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ। हादसे वाले एयरपोर्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पुणे जिले के बारामती शहर के पास है ये एयरपोर्ट। ये समुद्र तल से 604 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ मौसम में लगातार बदलाव देखा जाता है, जो विमान दुर्घटनाओं का, जैसा प्रत्यक्षदर्शी कह रहे थे, तो ये कारण हो सकता है। ये एयरपोर्ट ट्रेनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। बारामती का ये छोटा सा एयरपोर्ट, जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल विकास निगम ने इसे बनवाया था। और चूंकि यहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ काफ़ी सघनता से, इंटेंसिटी से होती हैं, इसलिए एयरपोर्ट यहाँ बना और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अजीत पवार की मौत की खबर सुनने के बाद उनके परिवार और उनके चाहने वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 66 साल के अजीत पवार का सियासी सफर करीब 35 साल का रहा, जिसमें वो 6 बार डिप्टी सीएम और 8 बार विधायक रहे। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर सियासत में कदम रखा, लेकिन सियासी उड़ान भरने के लिए भतीजे ने चाचा से अलग राजनीतिक राह चुन ली। अजीत पवार ने 2022 में शरद पवार से अलग होकर अपनी राजनीतिक लकीर अलग खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। और रिसेंटली जो कुछ समय पहले महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था, उसमें इनकी पार्टी ने 40 से ज़्यादा सीटें हासिल की थी। शरद पवार की छांव से निकलकर अजीत पवार ने अलग एनसीपी बनाई, जो एनसीपी अजीत पवार गुट कही गई। लेकिन अब उनके निधन के बाद ये सवाल उठने लगा है कि अजीत पवार की इस एनसीपी की विरासत को कौन संभालेगा। क्या 40 से ज़्यादा ये जो विधायक हैं, ये शरद पवार की एनसीपी और शरद पवार के साथ जा सकते हैं, या उनके परिवार से उनके जो 2 पुत्र हैं, क्या उनमें से कोई सामने आएगा। अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा की सदस्य हैं, लेकिन अभी उनके पास राजनीति का इतना बड़ा और विस्तृत अनुभव नहीं है और न उनके दोनों पुत्रों के पास इसका अनुभव है। तो ये बड़ा सवाल है कि अजीत पवार के बाद उनकी विरासत का वारिस कौन होगा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। एनसीपी का अगला चीफ कौन होगा। क्या ये प्रफुल्ल पटेल होंगे, जो काफ़ी क्लोज रहे अजीत पवार के। क्या महायुति से अलग होगी एनसीपी। छगन भुजबल भी एक बड़े नेता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और रिसेंटली ही वो उन एलिगेशन से भी बाहर निकले हैं जो उन पर लगे। सवाल ये भी है कि क्या शरद पवार ही इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अजीत पवार का बेटा पार्थ या प्रफुल्ल पटेल, जो उनके बहुत विश्वसनीय साथी रहे हैं, शरद पवार जी के भी रहे, कौन संभालेगा इन दोनों में से कमान। पत्नी सुनेत्रा जो राज्यसभा मेंबर हैं और बेटे पार्थ, क्या ये सियासी वारिस हो सकते हैं। तो कई सवाल भी हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज राजनेता की राजनीतिक विरासत को अब कौन आगे बढ़ाए।